जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, इन दिनों 8वें वेतन आयोग की यानी 8 सीपीसी की चर्चा जोरों पर है। 15 जून 2026 तक सभी कर्मचारी संगठनों से इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसके लागू होने से केंद्र सरकार के जो 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 70 लाख के आसपास पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में जो है बम्पर इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रुकिए, कमेंट सेक्शन में और चर्चाओं में एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन या सैलरी में इजाफा देखने के लिए मिल सकता है? क्या उन्हें भी 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा मिलेगा? अगर आप भी एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या आपके परिवार में से कोई राज्य सरकारी कर्मचारी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस रिपोर्ट में नियमों के आधार पर इस पूरी उलझन को हम सुलझाएंगे। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को हाइप जरूर से करिएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको भी जब केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तब 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या पुराने ही वेतन आयोग के हिसाब से उनको जो है पेंशन या सैलरी मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि नमस्कार रीना मैम, आपकी जानकारी अच्छी लगी। मैम, मेरी जो है कोरेंजनम पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है और गलत, वहीं से मतलब गलत आया है, कैसे इसको ठीक करिए? कैसे करेंगे? देखिए, अगर स्पर्श के पीपीओ में गड़बड़ी है तो ये आम बात है, कोई भी नई बात नहीं है। हमारे सर्विस पेंशनर्स के साथ साथ जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो भी इस बात को लेकर लगातार परेशान हो रही हैं। और जैसे जैसे वीडियोस के माध्यम से जानकारी मिल रही है, जैसे मैं बात करती हूँ वीडियोस में कि हमें अपना जो डाटा है उसको सब मैच रखना है, जो रिटायरमेंट के टाइम के पीपीओ हो या रिकॉर्ड के पीपीओ से स्पर्श के पीपीओ में। तो देखिए, अब जो आप बता रही हैं कि अभी पीपीओ में, कॉन्जेंडम पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत आई है, इसको सुधरवाइए। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही ये काम होगा। आप वहां जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, पुराना पीपीओ भी लेकर जाइएगा, जो रिकॉर्ड से आपको मिला हो वो पीपीओ लेकर जाइएगा और इसको सही कराइए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि क्या फैमिली पेंशनर्स को भी ओआरओपी मिलेगा? बिल्कुल। आप अगर हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी कि आपके हस्बैंड आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में थे, तो आपको जरूर से ओआरओपी का लाभ मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं, इन्होंने सीएसडी कैंटीन कार्ड को लेकर यहाँ पर कहा है कि कैंटीन आर्मी हेडक्वार्टर से ये लेटर आ गया है कि अब सीएसडी कैंटीन कभी भी नए नहीं बनेंगे, यानी कार्ड नहीं बनेंगे, वो लाइफ टाइम चलेंगे। मैडम, इस मैसेज के बारे में लोगों को जानकारी दे, ये बात सही है या गलत? देखिए, ऐसी कोई भी जानकारी या लेटर हमारे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे एक दो नियम में बदलाव हुआ है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो कुछ क्लियर किया था उसके बारे में वीडियो में बात कर चुकी हूँ। और देखिए, जब मैं कोई ऐसी जानकारी के बारे में भी बात करती हूँ तो उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको सही जानकारी मिलती रहे। अब जो आप बता रहे हैं कि कार्ड को रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, आजीवन एक ही सीएसडी कार्ड चलेगा, तो ऐसी कोई भी जानकारी या कोई लेटर हमारी ध्यान में नहीं आया है। पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपने कहीं सोशल मीडिया में कोई वीडियोस देखे हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। मैं इस पर जो है सही जानकारी जरूर से आने वाले दिनों में लेकर आऊंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कब तक मिलेगा? 2025 का। देखिए, 2025-26 का भुगतान अभी तक 25-26 का तो अभी तक भरा ही नहीं है। आप शायद 24 या 25 के कहने की बात कहना चाह रहे हैं। तो अभी तक ज्यादातर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को ये पैसा मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला, केएसबी की साइट पर जाकर सबसे पहले चेक करिए कि आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हुआ है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है, ये चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है आपकी केएसबी की साइट पर एक बार जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए।
चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम आप जो है मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, कुछ इस तरीके से इन्होंने कहा था। देखिए इन्होंने मुझे 2-3 कमेंट किए थे, मैंने इनका जवाब दिया था पर शायद ये इन तक नहीं पहुंचा है। सर आपने जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह मांगे थे, मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ, हर दूसरे या तीसरे दिन के वीडियोस में मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करती रहती हूँ, पर अभी थोड़ा सा जो मुझे समय की कमी लग रही है, इस वजह से जो है मैं व्हाट्सएप पर जल्दी से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछिए ताकि मैं उसके जो है जवाब दे पाऊँ। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि महोदया कृपया 18 महीनों के महंगाई भत्ते के बकाया के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराएं, यह जानकारी किसी को भी ठीक से ज्ञात नहीं है, धन्यवाद। 18 महीनों के डीएडीआर को लेकर लेटेस्ट अपडेट मांगी है, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि किसी भी जो कर्मचारी या पेंशनर्स को 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के भुगतान को लेकर अभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से न आश्वासन मिला है, न ऐसा कोई लेटर जारी हुआ है। अभी केंद्र सरकार का यही जवाब है कि हम ये पैसा खर्च हो चुका है, देश की जो कोरोना काल में जो स्थिति थी उस समय जो है ये पैसा खर्च हो चुका है, इसका भुगतान अभी संभव नहीं है। तो कुछ इस तरीके से केंद्र सरकार ने मना किया है, लेकिन कर्मचारी संगठन जो है या पेंशनर्स के जो संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 18 महीनों का ये एरियर हमें जरूर से मिलेगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, अनमेरिड डॉटर की पेंशन के लिए पीपीओ में नाम होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पीपीओ में नाम होना चाहिए, पार्ट टू ऑर्डर उनका प्रॉपर तरीके से हो गया होना चाहिए, स्पेलिंग्स वगैरह में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ये बात का जरूर से ध्यान रखिए। अगर नाम दर्ज नहीं है, अब जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जो है ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी मेरे सर्विस पर्सनल भाई से है कि ये सारे नियम जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने सर्विस दी है, आप समझ रहे हैं, तो ये सारा कामकाज अपने रहते ही कंप्लीट करा लीजिए ताकि आपके बाद आपके परिवार को दर दर न भटकना पड़े। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने सीपी ग्राम में कांटेक्ट किया था, पर उसने कहा कि मेरे वेबसाइट पर कंप्लेंट डालो, जो मुझे नहीं आता है। मैंने आपको जीमेल पर जो है मैसेज किया था, पीपीओ नंबर भी दिया था। मेरे एरियर का पैसा बाकी है, पेंशन जो है 12,314 रुपीज मिल रही है। पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही ये भी बता दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज किया हूँ पर मैसेज भी रिप्लाई नहीं मिला है। आपका सब्सक्राइबर हूँ, आप कंप्लेन जो है मेरी मदद करिए। देखिए 2-3 सवाल है, मैं सबसे पहले जवाब दे दूं। सबसे पहली बात जो आप लिख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जवाब नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पर मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं सबको रिप्लाई दे रही हूँ। दूसरी बात कि आप जो लिख रहे हैं कि मेल में भी मैंने आपको जो है जवाब दिया था, आप मुझे पीपीओ नंबर भेजेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा, पीपीओ की प्रॉपर कॉपी मुझे चाहिए। और दूसरी बात कि आप सीपी ग्राम पर जब कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन तो दर्ज कर लेते हैं, पर डॉक्यूमेंट्स की अगर किसी उनको रिक्वायरमेंट होती है तब वो कहते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पीपीओ है या कोई और इस आपकी समस्या से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसको वो लोग आपको कहते हैं कि आप हमें मेल के माध्यम से भेज दीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी कंप्लेन जो है हम आगे फॉरवर्ड कर सके। पर अगर आपको ये भी नहीं आता है तो सिंपल आपको उनको कह सकते हैं कि मुझे ये सारे प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप सिर्फ फोन पर मेरी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, तो भी वो लोग कंप्लेन दर्ज करा देंगे। देखिए आपका पीपीओ या आपकी पेंशन संबंधी जो भी समस्या है, एरियर से जुड़ी समस्या है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है या दस्तावेज अगर मैं कहूँ तो रिकॉर्ड या पीसीडीए के पास है, तो सीपी ग्राम आपकी कंप्लेन लिखने से मना नहीं कर सकता है। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, आप सोमवार को मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत में राज्यवार वेतन आयोग संरचना के बारे में। देखिए केंद्र, राज्य और स्वायत्त नीतियों का विश्लेषण है ये। 28 राज्यों के वेतन ढांचे और विशेष नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन है। जब हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, तो आमतौर पर हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनके मन में यही होगा कि देखिए जैसे कि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, पहले केंद्र सरकार ने किया, फिर राज्य सरकार जो है अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इसको लागू करेगी समय समय पर। कई बार चुनावों को देखते हुए यानी राजनीतिक फायदे को देखते हुए भी ऐसे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ये आम बात है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है, जरूरी नहीं कि सभी राज्यों के जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको करंट वेतन आयोग के तहत ही जो है पेंशन या सैलरी दी जा रही हो। यहाँ पर
ये जानकारी जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कुछ नई जानकारी है और ये जानकारी उन पेंशनर्स के लिए भी या कर्मचारियों के लिए भी जो है, जो राज्य के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं। अब कैसे, देखिए, केंद्रीय ढांचे के अनुयायी कितने हैं? 20 से ज्यादा राज्य हैं। देश के अधिकांश राज्य सीधे तौर पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7th सीपीसी का जो है पालन करते हैं। यानी 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जिनके कर्मचारी और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, जिन्होंने अपने कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया था। अब संप्रभु राज्य प्रणालियों की अगर बात करें तो 5 से ज्यादा राज्य है। दक्षिण भारतीय राज्य और पंजाब अपनी स्वतंत्र वेतन संशोधन समितियां बनाते हैं, जो हर 5 साल में अपडेट होती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो हर 5 साल में कर्मचारी या पेंशनर्स के लिए जो है एक नया वेतन आयोग लेकर आते हैं। विशेष नीतियां और बदलाव की बात करें तो 2 विशिष्ट केस है यहाँ पर। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी और वेतन आयोग के नए अप्रूवल जैसे महत्वपूर्ण बदलाव है ये। अब आगे देखिए, इसको भी समझते चले। केंद्रीय ढांचे का पूर्ण अनुपालन उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत। वे राज्य जिन्होंने 7वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से अपना लिया है, वो राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने 7वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से अपना लिया है? देखिए, गुजरात, केंद्रीय ढांचा पूरी तरीके से लागू, डीएडीआर समय पर बढ़ता रहता है। जैसे केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, गुजरात राज्य ने तुरंत बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय नियम और मैट्रिक्स के मुताबिक ही सैलरी मिल रही है, पेंशन लेकिन नहीं मिलती। मध्य प्रदेश की अगर और सैलरी और पेंशन दोनों मिलती है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो 7th पे के अनुसार सैलरी, मैट्रिक्स और भत्ते लागू है। महाराष्ट्र पूरी तरीके से 7th पे कमीशन के तहत स्केल मिलता है। बिहार की बात करें तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 7th पे के अनुसार भुगतान करती है। वे उसी तरीके से हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर्स जो है उनको सैलरी और पेंशन मिल रही है। अब देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो केंद्रीय ढांचे का विस्तार देखिए। दूरस्थ और छोटे राज्य भी प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय नियमों को अपनाते हैं। कौन से? देखिए, उड़ीसा की बात करें तो 7th पे मैट्रिक्स को लगभग हूबहू अपनाया हुआ है। त्रिपुरा की बात करें तो पहले पुराना स्केल था, लेकिन अब 7th पे के अनुसार सैलरी पेंशन है। नागालैंड की बात देखते चले, 7th पे कमीशन के मुताबिक रिवीजन किया गया है। असम देख लीजिए, 7th पे के मुताबिक अपना अलग आसाम सर्विस जो है रूल्स उन्होंने बनाया है। सिक्किम की बात करें तो अलग समिति बनाकर 7th पे के बराबर का स्केल लागू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय नियमों और स्केल्स को पूरी तरह से फॉलो यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं, गोवा छोटा राज्य होने के कारण सीधे केंद्रीय नियम और स्केल्स को अपनाता है। मणिपुर देख लीजिए, सरकार ने केंद्रीय यानी 7th पे कमीशन के नियम अपनाए हैं। मिजोरम सरकार ने केंद्र के 7th पे मैट्रिक्स को ही मूल्यांकन का आधार बनाया है। तो कुछ इस तरीके से ये वो राज्य हैं, छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत जो है फायदा दिया है। अब संप्रभु प्रणालियां की अगर बात करें तो दक्षिण भारत का पीआरसी मॉडल क्या है? केंद्रीय मैट्रिक्स को अस्वीकार कर अपनी स्वतंत्र 5 वर्षीय वेतन संशोधन समितियों का संचालन यहाँ हो रहा है। कौन से में? आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, पे रिवीजन कमीशन विशेषता क्या है? यहाँ सेंट्रल पे कमीशन नहीं चलता, हर 5 साल में पीआरसी बनता है। जैसे कि 12th पीआरसी स्केल्स यहाँ 7 पे के लगभग बराबर है। कुछ वैसा लेकिन अपना कुछ अलग, कुछ इस हिसाब से आंध्र प्रदेश में। केरल में देखिए, स्टेट पे रिवीजन का मॉडल है। इसकी विशेषता क्या है? केरल हर 5 साल में खुद का पे रिवीजन गठित करता है, यानी 10 साल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, हर 5 साल में बढ़ोतरी होती है। तेलंगाना की बात करें या कर्नाटक की बात करें तो उनमें भी देखिए अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग पीआरसी वो लेकर चलते हैं। अब ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, ये तो हम इसको लेकर अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज जहां हम बात करते हैं राज्यों की, तो उसी पर हमारा फोकस रहेगा। देखिए, स्वतंत्र समितियां और लिंक्ड मैट्रिक्स की अगर बात करें, जैसे कुछ राज्य अपने स्वयं के आयोग बनाते हैं या पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब में 6th पंजाब पे कमीशन अभी चल रहा है। पंजाब अपना अलग आयोग गठित करता है, उनका 6th पे केंद्र के 7th पे के समकक्ष है। मेघालय की बात करें तो 5th स्टेट कमीशन यहाँ पर चल रहा है। मेघालय अपना अलग स्टेट पे कमीशन बनाता है, उसका 5th कमीशन केंद्र के 7th पे कमीशन के बराबर ढांचा देता है 7वें वेतन आयोग के बराबर, लेकिन अपना कुछ अलग से इनको नाम भी दिया गया है। हो सकता है कि कुछ बदलाव भी उसमें हो। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो राज्य की आधिकारिक समिति के जरिए 7th पे कमीशन को राज्य के कर्मचारियों के लिए फिट किया गया है।
इसी के साथ अलग कुछ राज्य देखते चले तो हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल हमेशा पंजाब के वेतन ढांचे को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ सिक्स्थ पे कमीशन ही लागू है, जो कुछ कुछ 7वें वेतन आयोग की तरह है। अब देखिए विशेष नीतियां और हालिया बदलाव अगर देखें तो राजस्थान में देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, 7th पे कमीशन। पश्चिम बंगाल में क्या था, वर्तमान स्थिति 7th पे कमीशन। ये पश्चिम बंगाल में 7th पे कमीशन कैसे अभी अप्रूव हुआ है, जब वहां पर भाजपा की सरकार आई है। उन्होंने भी कहा था कि जैसे हमारी सरकार आ जाती है हम जो है 7th पे कमीशन को लागू करेंगे, और ऐसा हुआ भी है या हो भी रहा है। विशेष टिप्पणी देखते चले, 7वें वेतन आयोग के ढांचे को बनाए रखते हुए राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया गया है। और इसके लिए देखिए, यानी पश्चिम बंगाल के लिए पहले यहाँ 6th पे कमीशन चल रहा था। एक बड़े बदलाव के तहत सरकार ने मई 2026 में 7th पे कमीशन लागू करने को मंजूरी दे दी। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश के अलग अलग राज्य अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है अलग अलग वेतन आयोग या कुछ अलग तरीके से वेतन आयोग को लागू करते हैं। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।